Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. जो मैंने देखा महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में सीट बाई सीट टक्कर हो रही है। लोकल कैंडिडेट स्थानीय मुद्दों पर ना कोई मोदी की गारंटी के बारे में बात करता है, न राहुल गांधी के कास्ट सेंसस या न्याय के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर उसको एक बड़ा एडवांटेज होता है और जैसे ही मुद्दे लोकल हो जाएंगे तो फिर वो लोकल समीकरण ही तय करेंगे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मंगलसूत्र का जो बयान है, क्या वहाँ उस बयान की चर्चा हो रही है या उससे लोगों में फर्क पड़ेगा? बुजुर्ग महिला मुझे मिली थी, उन्होंने कहा 4 दिन से बेटा मैंने स्नान नहीं किया है क्योंकि मुझे पानी बचाना है। अब आप सोचिए, जब वो औरत पानी बचाने में लगी है, वो कहाँ मंगलसूत्र के बारे में सोचेगी। स्थानिक मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा अगर ये लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है? आज इंडिया अलायंस कम से कम ऐसी स्थिति में है कि कम से कम वो मुकाबला टक्कर दे सकता है, जो हम शायद उत्तर भारत में नहीं कह सकते। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक के इस खास शो, वीकली शो, साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, उसमें महाराष्ट्र की खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीट से हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, हमारे साथ राजदीप सरदेसाई जी हैं। आप कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया टुडे के, और खास बात ये है कि आप इस देश भ्रमण पर निकले हुए हैं और इस समय आपने महाराष्ट्र को भी देखा है, उसको भी जाना है। और हमारे साथ मिलिंद खांडेकर साहब हैं, आप तक चैनल्स के हेड हैं। राजदीप सर, आपसे पहला कमेंट लेना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो सिनेरियो है आपको किस तरीके का नज़र आ रहा है, क्योंकि आप महाराष्ट्र इस समय होकर आए हैं। खास तौर पर बारामती को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति, क्योंकि अगर सी वोटर का भी सर्वे देखें, जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें 30 फॉर एनडीए एंड द 18 फॉर द इंडिया दिखा रहा है। ये एनडीए इंडिया के लिए बेटर तो दिखा रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। देखिए अविचल, मैं इतना कहूंगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सीटों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके 2-3 कारण हैं। आप देखिएगा ना, जो अलायंसेस बने हैं, जो गठबंधन बने हैं 2019 और 24 के बीच में जो उथल पुथल हुई महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदल गए। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। एक एनसीपी का जो वर्ग है वो गया बीजेपी के साथ, दूसरा इंडिया अलायंस के साथ है। शिवसेना की भी वही हाल है। तो फिर ऐसा डिसाइड करना कि किसको कितने सीटें कैसे आएगी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है, जो मैंने देखा महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में सीट बाई सीट टक्कर हो रही है। लोकल कैंडिडेट स्थानीय मुद्दों पर, जहां कृषि, वहां महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है, कई इलाकों में पानी की किल्लत है। ऐसे इलाकों में लोग पानी के बारे में बात करते हैं ज्यादा। आप जैसे कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां मराठा रिजर्वेशन की बात होती है। यानी स्थानीय मुद्दे जो हैं वो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में हावी है। ना कोई मोदी की गारंटी के बारे में बात करता है, न राहुल गांधी के कास्ट सेंसस या न्याय के बारे में। लोग उस इलाके में किस नेता ने क्या काम किया, कोविड के जमाने में कौन क्या किया, ये सब जो मुद्दे हैं वो मैं देख रहा हूं इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा सक्रिय बन रहे हैं। सर, जिस तरीके से राजीव सर ने कहा है कि वहां पर जो लोकल इशू हैं वो इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति को खास तौर पर समझते हैं, आपने काफी रिपोर्टाज भी की है वहां पर। महाराष्ट्र की राजनीति इस तरीके से कभी नहीं देखी गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग दौर है। 6 स्ट्रीम की नहीं, ऐसा नहीं है विचल की। 1998 में भी जब शरद पवार ने, जब वाजपेयी जी की लहर थी, उन्होंने सारी पार्टियों को लाया था और 38 सीटें लाई थी कांग्रेस गठबंधन ने जो सीटें लाई थी। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र ने कभी लोकल लेवल का चुनाव नहीं लड़ा है। तो इस बार भी जो राजदीप बात कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा। मतलब जो ऐसा, अगर आप 2019 का चुनाव देखें या 2014 का चुनाव देखें, बिल्कुल क्लियरली कि मोदी को वोट करना है। तो शिवसेना का भी अगर सिंबल होगा तब भी लोगों ने वोट किया था बीजेपी के लिए, क्योंकि साउथ बॉम्बे का मैंने उदाहरण दिया था कि साउथ बॉम्बे में भी मोदी के लिए वोट किया था, जबकि शिवसेना का सिंबल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चुनाव जो राजदीप वहाँ पर होकर आए हैं और जो भी मैंने भी समझा है कि ये मुद्दा अब जो है राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा है चुनाव में। ये चूंकि राजनीति में भी इतनी उथल पुथल हुई है पिछले 5 सालों में, उसके बाद ये पहली बार कोई बड़ा चुनाव होने वाला है। हालांकि विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद है। तो ये जो स्थानीय मुद्दों पर अगर चुनाव होना है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है,
क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर उसको एक बड़ा एडवांटेज होता है। और जैसे ही मुद्दे लोकल हो जाएंगे तो फिर वो लोकल समीकरण ही तय करेंगे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। अभी चल मैं इसमें और एक मुद्दा जोड़ूंगा। जब आप बड़े शहर में होते हैं, जैसे आप पुणे लीजिए या अब मुंबई तो लीजिए, थाने, कल्याण, यहाँ जरूर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वहां जो जब आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं तो नेतृत्व की बात आती है, और वहां जरूर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को मैं समझता हूं एडवांटेज है। लेकिन जैसे ही आप समझ लीजिए थाने से पालगढ़ की तरफ जाते हैं, जहां कुछ आदिवासी इलाके हैं, या बारामती शहर से आप बारामती के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है, जैसे आप शहरों से बाहर जाकर कुछ गांव में जाने लगते हैं, या मराठवाड़ा में जहां आज चुनाव हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में वाकई किसान की स्थिति जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। कई 2-3 साल हो गए, पानी का प्रॉब्लम हुआ है, और कई जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, जो साधन है, उनकी कीमतें बढ़ी है, तो वहां जो नैरेटिव चलता है बहुत अलग है। तो एक बड़ा डिवाइड मैं देख रहा हूं कि शहरों में जरूर मोदी जी की चर्चा होती है, आप किसी मध्यम वर्गीय इलाके में जाए, वहां लोग G20 की बात करेंगे, चंद्रयान की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, लेकिन जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो बिल्कुल नैरेटिव बदल जाता है, और अब मैं देख रहा हूं वहां स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। महाराष्ट्र में हालांकि अर्बन और सेमी अर्बन सेंटर बढ़ गए हैं, जिसका बीजेपी को मुझे लगता है फायदा जरूर होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और ऐसे इलाकों में जहां स्थानीय मुद्दे हावी है, वहां पूरी तरह से इस बार कांटे की टक्कर नजर आती है। 13 सीटों का इलेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं वो बात जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर भी कही जा रही है कि ठंडा पड़ा हुआ है चुनाव। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव महाराष्ट्र में ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग उतनी खबरें देखते नहीं हैं। लेकिन मतलब जैसे जिन जिन सीटों पर टक्कर हो रही है, जैसे नांदेड़ में भी आज चुनाव हो रहा है, जहां पर अशोक चौहान पिछली बार लड़े थे, नहीं, अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो ये बात जो है कि वो भले ही ठंडा चुनाव, हम पिछली बार बात कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के लिए कि भाई गर्मी नहीं है, तो वो मोदी जी ने अपने बयानों से गर्मी ला दी चुनाव में। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव जो है, ये जो वहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक समीकरण बने कि 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई और कांग्रेस और बीजेपी हो गई, तो कुल 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 4 पार्टियां थी, तो 4 पार्टियां बड़ी क्लियरली थी, कांग्रेस एनसीपी एक तरफ थी और शिवसेना और बीजेपी एक तरफ थी। अब शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ, एक कांग्रेस के साथ है, एक एनसीपी कांग्रेस में, एक बीजेपी में। तो ये जो खिचड़ी है, ये जो बंटवारा है, ये वोटर उसको कैसे ट्रीट करता है, क्या सहानुभूति मिलती है उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को, या लोग नहीं कहते कि नहीं हम तो डबल इंजन की सरकार है उससे बड़ा खुश है, यही चीज़ तय करेगी। और एक तरह से ये सेमीफाइनल भी हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का। इसके बाद भी मुझे लगता है कि जो नतीजा आएंगे वो कहीं ना कहीं जो सारी पार्टियां हैं उनको, मतलब बीजेपी के अलावा जो पार्टियां, उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा है। हाँ, आपने पहले बताया भी था कि इन चुनावों से ज़्यादा जो है जो नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर स्थानीय पार्टियां जोर लगाती ज़्यादा नजर आएंगी। सर, राजदीप सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि देश में इस समय मंगलसूत्र को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आखिर में एपिसोड में आते हुए मैं पूछूंगा कि क्या इसकी चर्चा, क्योंकि कल्चरली बहुत रिच है महाराष्ट्र, मंगलसूत्र का जो बयान है, क्या वहाँ उस बयान की चर्चा हो रही है या उससे लोगों में फर्क पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इधर उधर, क्या स्थिति है? अभी चल देखिए, अगर आप ऐसे गांव में हैं जहां 8 दिन आपको पानी नहीं मिल रहा है, पानी 8 दिन बाद एक बार टैंकर के जरिए आता है, आपको 200 रुपए बड़े ड्रम के लिए देने पड़ते हैं, 60 रुपए छोटे ड्रम के लिए, अब कौन मंगलसूत्र में पड़ेगा? ये सब देखिए, ये हमारे टीवी और स्टूडियो के लिए ठीक है, प्रधानमंत्री जरूर शायद उत्तर भारत में उसका कोई इम्पैक्ट होगा जहां उन्होंने ये भाषण दिया, लेकिन जमीन में कौन मंगलसूत्र की बात कर रहा है? मैंने देखिए एक बुजुर्ग महिला मुझे मिली थी, उन्होंने कहा 4 दिन से बेटा मैंने स्नान नहीं किया है क्योंकि मुझे पानी बचाना है। अब आप सोचिए, जब वो औरत पानी बचाने में लगी है, वो कहाँ मंगलसूत्र के बारे में सोचेगी? यही तो हमारी, मुझे लगता है यही तो हमारी कमजोरी है मीडिया में।
हम ढूंढते हैं भावुक मुद्दों को, हम ढूंढते हैं वो मुद्दों को जिससे सनसनी फैलेगी या जो टीआरपी लाएगा या एक दूसरे को भिड़ाएंगे। लोगों की जो आम समस्या है वो बहुत बड़ी है, और मैं ये बात कहूंगा और ये मुझे लगता है गंभीर लेना चाहिए कि पिछले 5 सालों में लोगों की जिंदगी आसान नहीं रही है। 2 साल कोविड में गए, फिर आप देखिए कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ था, कई लोगों को कोविड के टाइम पे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लॉकडाउन हुआ, कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हुई, छोटे कारखाने बंद हुए, नौकरियां चली गई, इनकम कम हुए। ये 5 साल आसान नहीं रहे हैं। अब जब नेता आते हैं और कहते हैं मंगलसूत्र, कोई कहेगा, कोई दूसरी बात कहता है जो भावुक होने लोगों को भावुक होने की कोशिश करवाता है, लोग उससे नहीं प्रभावित होते हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं आप मेरी जिंदगी कैसे बेहतर करोगे, या कई लोग मुझे कहते हैं ये जो नेता हैं कहाँ थे जब कोविड की महामारी थी, हमारे सांसद नहीं आए। लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी है, और इसी वजह से मुझे लगता है बीजेपी ने अपने इतने सिटिंग एमपीज को बदला है। महाराष्ट्र में भी कई सिटिंग एमपीज को बदला है, क्योंकि जान गए हैं वो जो लोकल आपका सांसद है उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी है कि कोविड के टाइम पे ये मिसिंग इन एक्शन थे, ये लापता थे। जो बात आपने कही है मुझे अभी भी ध्यान है, 2019 में मैंने औरंगाबाद में जब रिपोर्टिंग की थी तो एक ग्रामीण इलाके में एक महिला ने मेरे से कहा था कि 10,000 रुपये घर की कमाई है और उसमें से 2500 रुपये जो है वो पानी को खरीद में चले जाते हैं। मतलब 25% सर कमाई जो है पानी में बह जाती है, जिसे हम कहते हैं। ये इश्यूज जो हैं वो वहाँ पर बढ़े हैं। आखिर मैं आपका कमेंट में चाहूँगा कि जिस तरीके से राजदीप मैं वही कह रहा हूँ जो राजदीप बात कह रहे हैं, और जो कि हमने जब CSDS के सर्वे पे चर्चा की थी तो क्या बात निकल के आई थी कि लोगों की ज़िंदगी में जो बड़ी परेशानी है वो महंगाई है और बेरोजगारी है, और वही बात राजदीप भी बता रहे हैं कि ग्राउंड में यही मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं इनको काउंटर करने के लिए भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी की तरफ से सामने लाया जा रहा है कि भाई जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने जो कहा ना कि लोगों की ज़िंदगी में जो दिक्कतें हैं वो अब सामने निकल के आ रही। जब भी लोग मैदान में जा रहे, जैसे कि राजदीप ने कहा भी पानी नहीं मिल रहा है, जो 4 दिन से नहाया नहीं वो क्या बात करेगा मंगलसूत्र के बारे में, उसकी पहली चुनौती ये है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक मुद्दे, अब वो मतदान उस तरह से होगा कि नहीं वो देखने वाली बात है। लेकिन एक और मैं आखिर में सिर्फ राजदीप से ये पूछना चाहूंगा कि जो बात एक और चर्चा और जो भागवत मुद्दा जो एक तो मंगलसूत्र का है, राजदीप एक दूसरा मुद्दा जो आ रहा है जो दलितों के बीच में कहीं ना कहीं इसका बज़ है या इसकी बातचीत हो रही है, वो हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। ये चर्चा जो कांग्रेस की तरफ से प्रचार था या विपक्ष की तरफ से प्रचार था, तो वो आपको क्या देखने मिला महाराष्ट्र में दलितों के बीच में खास तौर पे कि संविधान बदलने का जो डर है कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये बात आपको लगी अपने प्रवास के दौरान महाराष्ट्र में? जो आपने बात कही ये 400 पार की, और ये डर जो लोगों में है कि संविधान बदला जाएगा, देखिए ये भी कहीं मुझे ज्यादा महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग पॉलिटिकली एक्टिव है यानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनमें जरूर दलित समुदाय में, ओबीसी समुदाय में कुछ इलाकों में चर्चा हो रही है। लेकिन जहां मैं गया, गांव में गया, वहां इस तरह की इन जो बड़े मुद्दे जिसे हम कहते हैं संविधान बचाओ, या दूसरी तरफ कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, इन सब मुद्दों पर ग्रामीण महाराष्ट्र में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमें जानना चाहिए कि मैं बार बार दोहराता हूं कि मुझे लगता है ये एक नॉर्मल चुनाव बन गया है। जो पहले है ना 2014 में लोग बड़े उत्साह से कह रहे थे कि हम ये कांग्रेस की सरकार हटाना चाहते हैं, भ्रष्ट सरकार है, और एक एंटी गवर्नमेंट मूड था। 2019 में खास करके पुलवामा बालाकोट के बाद था कि हम एक मजबूत नेता को चुनना चाहते हैं जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। लेकिन इस बार ना ही मुझे उस तरह की चर्चा दिखाई देती है, ना ही वो उस तरह का उत्साह दिखाई दे। हम उसे ठंडा कह रहे हैं, मैं वर्ड ठंडा नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा ये नॉर्मल चुनाव अभी चल मुझे नजर आता है। जो पहले चुनाव हुआ करते थे जहां स्थानिक मुद्दों पर जोर दिया जाता है, मैं अभी भी ये भी कहूंगा कि शायद लोकसभा चुनाव में आपको इसका इतना असर ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा होगा उसका और आपको असर दिखेगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं थकावट महसूस करते हैं। यार 5 साल बहुत मुश्किल के हो गए हैं, अब हम थक गए हैं। इतनी गर्मी में कुछ लोग कहते हैं कौन जाएगा वोट देने। एक महिला ने मुझे कहा नहीं नोटा दूंगी मैं, जब तक कोई मुझे पानी नहीं देगा तब तक मैं जाकर नोटा का वोट दूंगी। तो ये एक अलग तरीके का इलेक्शन मुझे पहले 2 राउंड में नजर आया। शायद जैसे कैंपेन पिकअप हो शायद कुछ बदलाव आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा कि
इसका मतलब है कि चुनाव कांटे का टक्कर का है, कुछ इलाकों में है, अभी भी मोदी जी नेता नंबर 1 है, लेकिन जो 400 पार का नारा था और जो उत्साह था वो मुझे जमीन पर नजर नहीं आ रहा। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव, लोकल चुनाव हो रहा है, स्थानिक मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा अगर ये लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है तो? ये बड़ा अच्छा सवाल है मिलिंद। देखिए, ये अलग क्षेत्रों में अलग पार्टियों को फायदा होगा जरूर। जो पार्टी जिसका संगठन अच्छा हो, रिसोर्सेज हो, जिसकी बूथ मैनेजमेंट अच्छी हो, उसको तो एडवांटेज होता है। लेकिन जितना मुझे लगता है जैसे ही चुनाव लोकल होता है, फिर सभी जो भी बड़े दावेदार हैं उनको सबको चांस होता है, फिर वो एक तरफा नहीं होता। तो आप देखेंगे एक कंस्टिट्यूंसी में अगर एक पार्टी हावी होती है तो उसके बगल की कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि उनका कैंडिडेट वहां अच्छा है, वो जीत सकता है। तो जैसे ही चुनाव लोकल होता है वो सीट बाय सीट हो जाता है, और यही वजह है मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज इंडिया अलायंस कम से कम ऐसी स्थिति में है कि कम से कम वो मुकाबला टक्कर दे सकता है, जो हम शायद उत्तर भारत में नहीं कह सकते उतनी सर्टेनिटी से कि वहां टक्कर है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे हमें टक्कर नजर आई। बारामती का उदाहरण लीजिए, क्योंकि अभी चलने शुरुआत में बारामती का, वहां भी कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। बारामती के 22 लाख वोटर हैं, उस 22 लाख में से 5.5 लाख खड़कवासला से आते हैं जो सेमी अर्बन है, वहां मोदी फैक्टर चल सकता है। लेकिन बगल में इंदापुर है, वहां बीजेपी और एनसीपी के बीच में, अजीत पवार और हर्षवर्धन पाटिल के बीच में पुरानी टक्कर रही है। क्या बीजेपी का वोटर एनसीपी या अजीत पवार की पत्नी को वोट देगा, इस पर सवाल है। ग्रामीण इलाकों में चाहे शरद पवार का अभी भी एक अच्छा रेपुटेशन है कि वो ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ करते हैं, तो एक हमदर्दी सहानुभूति है। तो ऐसे चुनाव में 22 लाख वोटरों का आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मैं कहता हूं मुझे ये वेवलेस इलेक्शन कम से कम महाराष्ट्र में नजर आता है। शायद मुंबई में अलग हो, लेकिन मैं ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात आपने इसमें कही है कि ये वेवलेस दिख रहा है, और ये जो ठंडा या जिस तरीके से बात कही जा रही है, आपने कहा कि नॉर्मल चुनाव है, एक ऊब वाला चुनाव है। सर आप जुड़े, आपने इतना वक्त निकाला और वो भी ट्रैवल के दौरान, आपका खूब सारा शुक्रिया, और आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। सर आपका भी खूब सारा शुक्रिया, दर्शकों का खूब सारा शुक्रिया, आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।